बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम BSN 7 सेमेस्टर के सब्जेक्ट क्रिटिकल केयर नर्सिंग पढ़ रहे हैं। क्रिटिकल केयर नर्सिंग में आप लोगों के कोर्स का यूनिट 2 हमने स्टार्ट किया है, रूल्स ऑफ क्रिटिकल केयर नर्सिंग। इसका ऑब्जेक्टिव नंबर 1 जो कि वेंटिलेटर केयर पे है, इसके पार्ट 1 पार्ट 2 हम कवर कर चुके हैं, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है। और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है, इसमें हम इसी ऑब्जेक्टिव को कंटिन्यू करेंगे। इसका पार्ट 3 इस वीडियो लेक्चर के साथ हम कवर कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को मूड्स ऑफ वेंटिलेशन पढ़ा रही थी। मूड्स ऑफ वेंटिलेशन में हमने जो 4 मेजर मूड्स है वो डिस्कस किए थे। उसके बाद हमने जो वॉल्यूम मूड्स है, वॉल्यूम साइकिल वेंटिलेटर्स के जो मूड्स हैं, तो वो डिटेल से डिस्कस की थी। उसके अंदर असिस्ट कंट्रोल मूड और सिंक्रोनाइज्ड इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन, वो हम डिटेल से डिस्कस कर चुके थे। आज हम डिस्कस करेंगे प्रेशर मूड्स को, कि जो प्रेशर साइकिल वेंटिलेटर्स होते हैं उनके कौन कौन से मूड्स होते हैं, इनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो इसमें फर्स्ट वन जो है वो प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन PCV है। उसके बाद दूसरा प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन PSV, फिर CPAP है, कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, फिर PEEP है, पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर, फिर जो है वो बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर वेंटिलेशन है, बाईपेप। अब बाईपेप जो है उसके साथ लिखा हुआ है नॉन इन्वेजिव। तो ये सारी चीज़ें जो है इसके साथ क्यों नॉन इन्वेजिव लिखी गई हैं, ये कौन से जो मोड है उसके टाइप में इंक्लूड है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। मैंने जो इजी नोट्स बनाए हैं वहाँ से, फिर आप लोगों के स्लाइड्स की तरफ आएंगे तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को सही तरीके से क्लियर हो जाएंगी। प्रेशर मोड्स में से फर्स्ट वन जो है वो प्रेशर कंट्रोल्ड वेंटिलेशन है, PCV। तो इसके नेम से ही आप लोगों को पता चल रहा है कि इसमें पेशेंट के एफर्ट्स जो हैं वो कंट्रोल्ड हैं और प्रेशर जो है वो कांस्टेंट प्रेशर प्रोवाइड की जा रही है वेंटिलेटर की तरफ से। लिखा है PCV इज़ ए मोड ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेशन दैट यूजेस ए कांस्टेंट प्रेशर टू डिलीवर्स ब्रीथ टू द पेशेंट। पेशेंट को ब्रीथ डिलीवर करने के लिए यहाँ पे वेंटिलेटर जो है वो एक कांस्टेंट प्रेशर को यूज़ करती हैं, एक कांस्टेंट प्रेशर देती हैं। तो इसको हम कहते हैं प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन। इन प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन, the ventilator generate a consistent pressure waveform and the volume of air delivered to the lungs varies depending on patient lung compliance and airway resistance। अब PCV में क्या किया जाता है कि वेंटिलेटर जो है वो एक कंसिस्टेंट प्रेशर वेव फॉर्म जो है वो जनरेट करती हैं कंसिस्टेंटली। और जहाँ तक वॉल्यूम की बात है, तो अगर इसमें वॉल्यूम भी पेशेंट को नीड है, तो इसमें जो वॉल्यूम डिलीवर्ड होती हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर, तो वो उस चीज़ पे डिपेंड करती हैं कि पेशेंट के जो लंग कॉम्प्लियंस हैं और एयरवे रेजिस्टेंस है उसके ऊपर, कि अगर लंग कॉम्प्लियंस जो है वो ज़्यादा हैं तो ईज़िली एयर वॉल्यूम जो है वो दी जा सकती हैं, उसमें प्रेशर को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर लंग कंप्लाइंस नहीं है, लंग्स स्टिफ है, तो उस टाइम प्रेशर जो है वो बढ़ाने की ज़रूरत होगी। इसी तरह रेजिस्टेंस की, एयरवे के अंदर जितना रेजिस्टेंस कम होगा उतना ईज़िली कम प्रेशर को यूज़ करते हुए एयर वॉल्यूम जो है वो दी जा सकती है। लेकिन अगर उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है ब्रोंको कंस्ट्रक्शन की वजह से, या इसी तरह रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गई है, तो फिर उस टाइम प्रेशर बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा जो टाइप है वो देख लें, प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन। प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन जो है वो असिस्ट कंट्रोल ही की तरह है, उसके जैसा जो है यहाँ पे उस तरीके से, जिस तरीके से वहाँ पे असिस्टिंग की जाती थी, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी पेशेंट के जो स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग होते हैं उसको सपोर्ट किया जाता है। देखिए लिखा है, pressure support ventilation is a mode of mechanical ventilation that provide a level of pressure support to assist spontaneous breathing effort। पेशेंट के जो स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग एफर्ट होते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको असिस्ट करने के लिए एक लेवल ऑफ प्रेशर जो है यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं, तो इसको हम कहते हैं प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन। इन PSV द वेंटिलेटर जनरेट ए कांस्टेंट प्रेशर वेव फ्रॉम एंड द पेशेंट स्पॉन्टेनियस ब्रीथ ट्रिगर द वेंटिलेटर टू डिलीवर एडिशनल ब्रीथ सपोर्ट। क्या किया जाता है कि वेंटिलेटर यहाँ पे भी कांस्टेंट वेव प्रेशर जो है वो जनरेट रखती हैं, प्रेशर जो है वो कांस्टेंट होती है यहाँ पे भी। और यहाँ पे फ़र्क ये है कि पेशेंट के जो स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग एफर्ट्स हैं तो वो ट्रिगर करती हैं वेंटिलेटर को। जब वो वेंटिलेटर को ट्रिगर करती हैं तो वेंटिलेटर जो है वो एडिशनल प्रेशर सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। एक तो ये कि वेंटिलेटर की तरफ से ऑलरेडी कांस्टेंटली प्रेशर चल रही होती है, लेकिन बीच में पेशेंट खुद से
स्पॉन्टेनियसली जो ब्रीथिंग एफर्ट उसके होते हैं वो जब ट्रिगर करती है वेंटिलेटर को, तो उस टाइम एडिशनल प्रेशर सपोर्ट उस पेशेंट के जो एफर्ट है उसको असिस्ट करने के लिए भी वेंटिलेटर प्रोवाइड करती हैं। तो इस किस्म की जो मोड ऑफ वेंटिलेशन है तो इसको हम कहते हैं प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं, तो लिखा है इनकरेज स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग एफर्ट। जो स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग एफर्ट होती हैं उनको इनकरेज करती हैं। इम्प्रूव लंग्स एक्सपेंशन एंड रिक्रूटमेंट, लंग्स की जो एक्सपेंशन है उसको मज़ीद इम्प्रूव करती हैं। इन्हांस पेशेंट कंफर्ट एंड सिंक्रोनी, पेशेंट के कंफर्ट को भी इन्हांस करती हैं और जो सिंक्रोनी है उसकी तरफ ले जाती हैं। यानी सबसे पहले तो प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन है कि उसमें प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन में एक कांस्टेंट प्रेशर जो है वो वेंटिलेटर की तरफ से मिल रही होती हैं, पेशेंट के स्पॉन्टेनियस एफर्ट्स वहाँ पे नहीं होते। फिर जब प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन में हम आते हैं तो यहाँ पे पेशेंट के जितने भी एफर्ट्स होते हैं तो उनकी मदद के लिए वेंटिलेटर जो है वो एडिशनल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड कर देती हैं। लेकिन इस तरह एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते करते सिंक्रोनी की तरफ ले जाती हैं। फिर आगे जाके ऐसा मूड होगा कि जिसके अंदर पेशेंट स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग जो है वो कर रहा होगा और अगर कुछ ज़रूरत पड़ी तो उसमें वेंटिलेटर ऐड कर देगी। इसके अलावा पेशेंट ख़ुद जो है आसानी से स्पॉन्टेनियसली ब्रीथिंग कर सकता है। तो ये इसी तरह वीनिंग भी जब हम करते हैं तो सबसे पहले कंट्रोल से पीएसवी की तरफ और पीएसवी से आके फिर हम सिंक्रोनी की तरफ ले जाते हैं। फैसिलिटेट वीनिंग फ्रॉम मैकेनिकल वेंटिलेशन। देखिए मैकेनिकल वेंटिलेशन से जब वीनिंग हम करते हैं तो उसमें ये फैसिलिटेशन प्रोवाइड करती हैं। रिड्यूस वर्क ऑफ ब्रीथिंग, और वर्क ऑफ ब्रीथिंग जो है वो भी रिड्यूस हो जाती हैं, पेशेंट को कंफर्ट मिलता है इसकी वजह से। कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। अब बात आ गई सीपेप की। सीपेप मीन्स कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। अब ये क्या होती हैं, तो लिखा है इट डिलीवर्स ए कांस्टेंट फ्लो ऑफ प्रेशराइज्ड एयर into the airways to keep them open। यहाँ पे भी कांस्टेंट फ्लो ऑफ प्रेशराइज्ड एयर जो है वो डिलीवर की जाती हैं ताकि एयरवे जो है वो ओपन रहे, उनको ओपन रखा जाए। When patient is on CPAP, he or she is conscious and breathing spontaneously। अब फ़र्क ये है कि जब पेशेंट CPAP पे होता है तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट कॉन्शियस है और वो स्पॉन्टेनियसली ब्रीथिंग कर रहा है, बट सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम इज़ देयर। लेकिन कुछ प्रॉब्लम होता है, लंग्स आर स्लाइडली कंप्रोमाइज, लंग्स थोड़े बहुत कंप्रोमाइज होते हैं। देयर फॉर सम preset breath and continuous pressure is given to help out the patient। इसीलिए यहाँ पे क्या की जाती हैं, कुछ प्रीसेट ब्रेथ और इसके साथ साथ कंटिन्यूस प्रेशर जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं ताकि पेशेंट की हेल्प आउट किया जा सके पेशेंट को। लेकिन कंटिन्यूसली पेशेंट के स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग भी मौजूद होते हैं। CPAP ventilation is done through ventilator but use specific CPAP mask। अब देखें कि CPAP वेंटिलेशन जो है वो वेंटिलेटर के थ्रू भी की जा सकती है, लेकिन स्पेसिफिक CPAP मास्क होता है उसको यूज़ करते हुए की जाती हैं। अब टाइप्स देख लें। CPAP वेंटिलेशन के CPAP जो वेंटिलेटर्स होते हैं उनके कुछ टाइप्स हैं। फर्स्ट वन है फिक्स्ड CPAP, FCPAP भी इसको कहा जाता है। डिलीवर्स ए कांस्टेंट प्रेशर, ये जो है बिल्कुल कांस्टेंट प्रेशर डिलीवर करती हैं। एक होता है ऑटो CPAP, ऑटो CPAP को APAP भी हम कहते हैं। ऑटो CPAP पे जब पेशेंट होता है तो फिर उस टाइम एडजस्ट प्रेशर बेस्ड ऑन नीड, यहाँ पे एडजस्टमेंट होती हैं। जहाँ पे जिस टाइम पेशेंट को ज़रूरत होती है प्रेशर की तो उस टाइम उसको प्रेशर मिलती है, कभी ज़्यादा ज़रूरत होती है तो ज़्यादा मिलती है, कभी कम ज़रूरत होती है कम मिलती है, यानी एडजस्टमेंट इसमें होती है। तो इसको APAP या ऑटो CPAP जो है वो कहा जाता है। फिर बाइलेवल जो CPAP है यानी बाइलेवल कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर वेंटिलेशन जो है, ये बाइलेवल CPAP यानी बाईपेप जो है ये भी टाइप हैं CPAP की, CPAP के टाइप में आती हैं। डिलीवर्स 2 डिफरेंट प्रेशर फॉर इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इसमें 2 डिफरेंट प्रेशर मिलती है, इनहेलेशन के लिए अलग होती हैं और एक्सहेलेशन के लिए अलग होती है। इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे बाईपेप को, ये अलग एक टॉपिक यहाँ पे दी गई है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। फिर लिखा है इसका जो 4th टाइप है वो ट्रेवल CPAP है, जिसे TPAP भी हम कहते हैं। ये पोर्टेबल एक डिवाइस होती हैं, कॉम्पैक्ट डिवाइस होती हैं जिसको बंदा जो है वो साथ ले जा सकता है अगर वो कहीं ट्रेवल कर रहा है, कहीं जा रहा है। पोर्टेबल डिवाइस होती हैं तो इसीलिए इसको कहा जाता है ट्रेवल CPAP। तो ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है, मे बी MCQs में आप लोगों से ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। अब देखिए जो बाईपेप है इसको बाइलेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर वेंटिलेशन। अब is a type of non-invasive ventilation therapy. They deliver 2 different level of air preset
टू द एयरवे ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ये टाइप है नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन थेरेपी के। अब जो CPAP है तो वो भी नॉन इन्वेजिव है, उसमें भी हम उसके EDT ट्यूब पास करने के बगैर उसको सिर्फ मास्क के थ्रू हम लगा सकते हैं CPAP भी। लेकिन CPAP हम यानी जो EDT ट्यूब पास करते हैं उस पे भी लगा सकते हैं, दोनों पे लगा सकते हैं। तो इसीलिए उसके साथ ये नहीं लिखा है कि ये नॉन इन्वेजिव है, क्योंकि वो इन्वेजिव भी होता है और नॉन इन्वेजिव भी होता है। और जहाँ BiPAP की बात करते हैं तो ये नॉन इन्वेजिव होता है। तो इसी वजह से इसको कहा जा रहा है कि इसमें EDT ट्यूब के बगैर भी इसको हम पास कर सकते हैं। देखिए लिखा है कि ये टाइप है नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन थेरेपी के, जो कि 2 डिफरेंट लेवल ऑफ एयर जो है वो प्रोवाइड करती हैं एयरवे को, इनहेलेशन के दौरान भी और एक्सहेलेशन के दौरान भी। यानी इसके अंदर 2 और कॉन्सेप्ट्स है, IPAP और EPAP का। IPAP मीन्स इंस्पायरेटरी पॉजिटिव एयरवे प्रेशर और EPAP मीन्स एक्सपायरेटरी पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। तो ये जो है, जहाँ पे हम CPAP की बात करते हैं तो CPAP में कंटिन्यूसली एक ही प्रेशर जो है वो मिल रही होती हैं, इनहेलेशन के लिए अलग, एक्सहेलेशन के लिए अलग नहीं होती। लेकिन यहाँ पे BiPAP के अंदर इनहेलेशन के लिए अलग प्रेशर होती हैं और एक्सहेलेशन के लिए अलग प्रेशर होती हैं, यानी एक्सपायरेशन के लिए अलग होती हैं। और जो इनहेलेशन के लिए जो प्रेशर होती है वो हाई प्रेशर होती है। इनहेलेशन के दौरान ये हाई प्रेशर देती हैं और एक्सहेलेशन के दौरान ये लो प्रेशर देती हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोगों ने याद रखना है। देखिए एक MCQs पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखा है, इन CPAP द प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। CPAP में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट रहती है, बट इन BiPAP इट इज़ चेंज्ड। फॉर एग्जांपल हायर प्रेशर फॉर इनहेलेशन एंड लोअर प्रेशर फॉर एक्सहेलेशन। BiPAP में प्रेशर चेंज होती हैं, इनहेलेशन के लिए हायर प्रेशर होती हैं और एक्सहेलेशन के लिए लोअर प्रेशर होती हैं। तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, मे भी आप लोगों से MCQs में पूछी जा सकती हैं। अब बेनिफिट्स देख लें, BiPAP के बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। तो ऑक्सीजनेशन को इम्प्रूव करना और कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को रिड्यूस करना, ये एक इसकी बेनिफिट है। इन्हांस लंग एक्सपेंशन एंड रिक्रूटमेंट, वही बात। रिड्यूस वर्क ऑफ ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेटरी एफर्ट्स। इंक्रीज टॉलरेंस टू एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटी। इंसान जो है उसको जब BiPAP पे रखा जाता है और फिर वो जब फिजिकल एक्टिविटी करता है तो वक्त के साथ साथ उसकी टॉलरेंस भी ज़्यादा हो जाती है, उसको फिर सांस लेने में कोई दुश्वारी जो है वो नहीं होती। हेल्प टू मैनेज स्लीप एपनिया एंड स्नोरिंग। अब आप लोगों को CPAP के बारे में भी आप लोगों को डिफरेंट स्लाइड्स के ऊपर या नेट सर्च के ऊपर ये मिल सकती हैं कि ये स्लीप डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए है। इसीलिए BiPAP के ऊपर भी आपको मिल सकती हैं कि स्लीप डिसऑर्डर्स को या स्लीप एपनिया को ट्रीट करने के लिए हैं। तो ये जहाँ हम पाकिस्तान की बात करते हैं या इस तरह जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं तो वहाँ पे इस तरह स्नोरिंग और स्लीप एपनिया इन चीज़ों के लिए तो वेंटिलेटर के ऊपर नहीं रखा जाता, क्योंकि यहाँ पे जो क्रिटिकल कंडीशंस होते हैं तो उनके लिए ही ये सारी चीज़ें सही तरीके से अवेलेबल नहीं होती। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है तो वहाँ पे ये जो छोटे छोटे जो मसले होते हैं स्नोरिंग वगैरह, इनके लिए भी इस किस्म की ट्रीटमेंट जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं। BiPAP मोड्स। अब BiPAP के अपने मोड्स हैं, ये भी आप लोगों ने याद रखने हैं। मे भी आप लोगों से MCQs में पूछी ये चीज़ें जा सकती हैं। देखिए फर्स्ट वन है स्पॉन्टेनियस मोड, जिसको हम S मोड कहते हैं। इसमें पेशेंट जो है वो ब्रीथ इनिशिएट करता है, पेशेंट के इनिशिएटेड ब्रीथ्स होते हैं, इसीलिए इसको स्पॉन्टेनियस मोड कहा जाता है। टाइम मोड, जो टाइम्ड मोड है, इसको हम T मोड कहते हैं। इसमें मशीन जो है वो प्रीसेट रेट के ऊपर ब्रीथ को इनिशिएट करती है। तो जहाँ पे ब्रीथिंग इनिशिएट मशीन की तरफ से होती हैं इसको हम कहते हैं टाइम्ड मोड, T मोड। और जहाँ पे पेशेंट की तरफ से इनिशिएशन होती है ब्रीथिंग के तो इसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस या S मोड। और फिर एक होता है थर्ड वन स्पॉन्टेनियस टाइम्ड TS और ST मोड। इसमें कम्बिनेशन होता है, पेशेंट और मशीन दोनों के जो है इनिशिएशन मौजूद होती हैं। कुछ इनिशिएशन मशीन के होते हैं, कुछ इनिशिएशन जो है वो पेशेंट के होते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देख लें, BiPAP इज़ ऑफन यूज फॉर पेशेंट हु रिक्वायर more advanced ventilation support or have difficulty tolerating CPAP। CPAP का मैंने आप लोगों को बताया कि CPAP वो कंडीशन होती है कि जिसमें हम इस तरह करते हैं कि पेशेंट कॉन्शियस होता है, स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग ले रहा होता है, लेकिन फिर भी कुछ कंप्रोमाइजेशन होती है, लंग्स थोड़े बहुत कंप्रोमाइज होते हैं, तो इस वजह से उसको हमने कंटिन्यूस कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर रखा होता है। लेकिन यहाँ पे BiPAP उन पेशेंट के लिए यूज़ की जाती हैं जो कि मोर एडवांस वेंटिलेशन चाहते हैं, जिनमें पेशेंट खुद से इनिशिएट नहीं कर पा रहा होता, जिनमें ज़्यादा जो है वो मसला है और CPAP पे उनको डिफ़िकल्टी हो रही है, तो इस वजह से उनको फिर BiPAP पे रखा जाता है। इसके बाद है स्पीप।
पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर। तो पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर जो है इसके बारे में लिखा है, दिस मोड ऑफ वेंटिलेशन इज यूज टू इम्प्रूव ऑक्सीजनेशन इन पेशेंट विद रेस्पिरेटरी फेलियर, पार्टिकुलरली दोज विद एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जो ARDS होता है। उसके साथ आप लोगों के लिए MCQs इस किस्म की ज़रूर बन सकती हैं कि ARDS के पेशेंट के लिए कौन सी मोड ऑफ वेंटिलेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। तो आप लोगों को पता हो कि ये पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो वेंटिलेशन होती हैं ये ऑक्सीजनेशन को इम्प्रूव करने के लिए होती हैं उन पेशेंट में जिनमें रिस्पायरेटरी फेलियर है, ख़ास करके जिनको ARDS हैं। पीप वर्क बाय ये किस तरीके से काम करती हैं, इसके काम करने का तरीका क्या है? तो लिखा है, इंक्रीजिंग द प्रेशर इन द एयरवेज एंड alveoli एट द एंड ऑफ एक्सहेलेशन। ये एंड ऑफ एक्सहेलेशन में जब एक्सहेलेशन एंड हो रही होती हैं उस टाइम एयरवे के अंदर और alveoli के अंदर प्रेशर को इंक्रीज़ करती हैं। प्रिवेंटिंग अल्व्यूलर कोलेप्स, इसका मकसद वहाँ पे क्या होता है कि अल्व्यूलर कोलेप्स जो है वो प्रिवेंट हो, एंड प्रमोटिंग रिक्रूटमेंट ऑफ कोलेप्स अल्व्यूलाई, कि जो कोलेप्स अल्व्यूलाई है वो अब दोबारा से जो है वो रिक्रूटमेंट उनकी हो, दोबारा से वो ठीक हो रहे हो, तो उसको मज़ीद जो है प्रमोट करती हैं एंड टाइम में, एंड ऑफ एक्सहेलेशन जब ये प्रेशर प्रोवाइड करती हैं। इम्प्रूविंग लंग कॉम्प्लियंस एंड ऑक्सीजनेशन, लंग कॉम्प्लियंस को भी इम्प्रूव करती हैं और ऑक्सीजनेशन को भी इम्प्रूव करती हैं, क्योंकि जब वहाँ पे एंड में प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होता है तो वो फैसिलिटेट करती हैं परफ्यूजन को, तो इसीलिए ऑक्सीजनेशन जो है वो इम्प्रूव होती हैं। पीप इज़ कॉमनली यूज फॉर, ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है, MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिस्पायरेटरी फेलियर के लिए, ARDS के लिए, एक्यूट लंग इंजरी अगर है तो उसके लिए, कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा अगर है तो उसके लिए, और ट्रामा अगर है तो उसके लिए, उस टाइम पीप जो है वो ज़्यादा बेहतर होती हैं और कॉमनली यूज़ होती हैं। बेनिफिट्स क्या है पीप के? तो ऑक्सीजनेशन को इम्प्रूव करना, लंग्स वॉल्यूम को इंक्रीज़ करना, लंग इंजरी को रिड्यूस करना और रेस्पिरेटरी फंक्शन जो है उसको इन्हांस करना। तो ये सारी चीज़ें, तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने लिखे थे ये मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका है इनसे रिलेटेड। अब जाके हम आप लोगों के स्लाइड्स डिस्कस करते हैं तो मज़ीद ये चीज़ें जो है आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। आप लोगों के स्लाइड्स में कुछ जो है वो दी गई है, प्रेशर वेंटिलेटर्स के जो मोड्स हैं वो भी दिए गए हैं और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी इसमें मौजूद हैं। जैसा कि फर्स्ट वन है कंट्रोल मोड। कंट्रोल मोड वेंटिलेशन जो है उसके अंदर यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है कंटिन्यूस मैंडेटरी वेंटिलेशन। ये जो कंट्रोल मोड के अंदर कंटिन्यूस मैंडेटरी वेंटिलेशन होती है ये किस किस्म की वेंटिलेशन होती है? तो लिखा है वेंटिलेशन इज़ कम्प्लीटली प्रोवाइडेड बाय द मैकेनिकल वेंटिलेटर विद ए प्रीसेट टाइडल वॉल्यूम, रेस्पिरेटरी रेट एंड ऑक्सीजन कंसनट्रेशन। तो ये जो कंट्रोल मोड होती है, जहाँ पे हम कंट्रोल मोड की बात करते हैं, ये प्रेशर मोड्स हैं उनके टाइप्स में नहीं है। ये जस्ट आप लोगों को कंट्रोल मोड का इस स्लाइड के अंदर बताया गया है। आप लोगों को कंटिन्यूस मैंडेटरी वेंटिलेशन का बताया जा रहा है कि जो वेंटिलेटर की तरफ से सारी ब्रीथिंग होती है उसका आप लोगों को बताया जा रहा है कि इसके अंदर वेंटिलेशन जो है वो कम्प्लीटली मैकेनिकल वेंटिलेटर प्रोवाइड करती हैं। उसमें प्रीसेट टाइडल वॉल्यूम, रेस्पिरेटरी रेट और ऑक्सीजन कंसनट्रेशन होती हैं। पहले से ये सारी चीज़ें प्रीसेट होती हैं। वेंटिलेटर टोटली कंट्रोल द पेशेंट वेंटिलेशन। पेशेंट की जो वेंटिलेशन है उसको बिल्कुल वेंटिलेटर जो है वो टोटली कंट्रोल कर लेता है। जैसा कि द वेंटिलेटर इनिशिएट एंड कंट्रोल बोथ द वॉल्यूम डिलीवर्ड एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रीथ। जो वॉल्यूम है उसको भी कंट्रोल भी वेंटिलेटर करती हैं, इनिशिएट भी वेंटिलेटर करती हैं। इसी तरह फ्रीक्वेंसी को भी पहले से प्रीसेट किया जाता है। पेशेंट की ना अपनी उसकी ब्रीथिंग रेट होती है, ना अपनी उसकी कोई ब्रीथिंग वॉल्यूम होती है, दोनों वेंटिलेटर कंट्रोल करता है। क्लाइंट डज नॉट ब्रेथ स्पॉन्टेनियसली, स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग यहाँ पे नहीं होती। क्लाइंट कैन नॉट इनिशिएट ब्रीथ, और इनिशिएट भी पेशेंट नहीं कर सकता। अब जो प्रेशर के मोड्स हैं तो वो आप लोगों को बताए जा रहे हैं कि प्रेशर मोड्स जो है वो कौन से हैं। तो प्रेशर मोड्स में भी फर्स्ट वन है प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन मोड। तो ये PCV जो है ये, इसके बारे में आप लोगों के स्लाइड्स में लिखा हुआ है जो हम पढ़ चुके हैं डिटेल से, उसके बारे में यहाँ आप लोगों के स्लाइड्स में बताया जा रहा है कि The PCV mode is used if compliance is decreased and the risk of barotrauma is high. अगर कॉम्प्लियंस डिक्रीज़ है, लंग जो है वो उसके अंदर स्टिफनेस आ गई है, लंग कॉम्प्लियंस डिक्रीज़ है और बेरोट्रामा का रिस्क है कि प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से इंजरी हो सकती है लंग के टिश्यूज़ को, इस रिस्क पे हैं, तो उस टाइम PCV यूज़ की जाती हैं।
इट इज़ यूज व्हेन द पेशेंट हैज़ परसिस्टेंट ऑक्सीजनेशन प्रॉब्लम। ये उस वक्त यूज़ की जाती हैं कि अगर लगातार परसिस्टेंटली पेशेंट को ऑक्सीजनेशन प्रॉब्लम हो रही है, डिस्पाइट ए हाई FiO2 एंड हाई लेवल ऑफ पीप। अगर हाई लेवल ऑफ पीप भी मिल रही है पेशेंट को, साथ में हाई लेवल ऑफ FiO2 भी मिल रही है, लेकिन फिर भी पेशेंट को जो है परसिस्टेंट ऑक्सीजनेशन प्रॉब्लम हो रही है, तो उस टाइम PCV हम पेशेंट के लिए PCV मोड जो है वो सेट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे बेरोट्रॉमा का रिस्क क्यों होता है, क्योंकि उसमें हाई लेवल ऑफ पीप जो है वो मिल रही है, पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर जो है वो मिल रही है, लेकिन फिर भी लंग ना तो लंग कॉम्प्लियंस जो है वो सही है, कॉम्प्लियंस भी डिक्रीज है, साथ में परसिस्टेंट ऑक्सीजनेशन प्रॉब्लम है। तो इसी वजह से यहाँ पे फिर हम PCV पे छोड़ते हैं। द इंस्पायरेटरी प्रेशर लेवल, रेस्पायरेटरी रेट एंड इंस्पायरेटरी एक्सपायरेटरी रेशो मस्ट बी सेलेक्टेड। अब यहाँ पे आप लोगों को ये बात याद रखनी है कि PCV मोड के अंदर इंस्पायरेटरी प्रेशर जो है वो भी सिलेक्ट की जाती है, रिस्पायरेटरी रेट भी सिलेक्ट की जाती हैं और इंस्पायरेटरी एक्सपायरेटरी रेशो भी सिलेक्ट की जाती हैं। इंस्पायरेटरी एक्सपायरेटरी रेशो कहते हैं स्टूडेंट्स उस रेशो को कि जिसमें हम ये देखते हैं कि एक कंप्लीट ब्रीथ के अंदर जो इन्हेलेशन का फेस होता है वो कितना टाइम लेता है और जो एक्सहेलेशन का फेस होता है वो कितना टाइम लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल नेचुरली जो इंसान की ब्रीथिंग होती हैं तो वो 1:2 के हिसाब से होती हैं। मींस के अगर 6 सेकंड की ब्रीथिंग है तो 6 सेकंड में से 2 सेकंड जो है वो इन्हेलेशन के फेस के हो गए और 4 सेकंड जो है वो एक्सहेलेशन के फेस के हो गए। इसी तरह प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन जो है वो कंटिन्यू है। लिखा है इन प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन द ब्रीथिंग गैस फ्लोज अंडर कांस्टेंट प्रेशर इनटू द लंग्स ड्यूरिंग द सेलेक्टेड इंस्पायरेटरी टाइम। जितना भी इंस्पायरेटरी टाइम सेलेक्ट किया गया है उस सेलेक्टेड इंस्पायरेटरी टाइम के दौरान ब्रीथिंग गैस जो है वो एक कांस्टेंट प्रेशर जो है उसकी लंग्स के अंदर फ्लो होती हैं। द फ्लो इज़ हाईएस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ इंस्पायरेशन व्हेन द वॉल्यूम इज़ लोवेस्ट इन द लंग। बिगिनिंग ऑफ इंस्पायरेशन जो है उसमें ये फ़्लो हाईएस्ट होती हैं क्योंकि उस टाइम लंग्स के अंदर वॉल्यूम जो है वो लोवेस्ट होती हैं, इसीलिए फ़्लो शुरू में ज़्यादा होती हैं। एज द प्रेशर इज़ कांस्टेंट द फ्लो इज़ इनिशियली हाई एंड देन डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग फिलिंग ऑफ द लंग्स। क्योंकि ये प्रेशर कांस्टेंट होती हैं तो इसीलिए शुरू में जब लंग्स के अंदर वॉल्यूम लोवेस्ट है तो उस टाइम ये हाई होती हैं और फिर जब लंग्स के अंदर वॉल्यूम इंक्रीज़ होती जाती हैं तो फिर ये भी डिक्रीज़ होती जाती हैं, इसकी जो फ़्लो है ये डिक्रीज़ होती जाती हैं। लाइक वॉल्यूम कंट्रोल वेंटिलेशन प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन इज़ टाइम कंट्रोल। अब देखिए कि उसी तरह जिस तरह वॉल्यूम कंट्रोल जो वेंटिलेशन है उसी तरह ये जो प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन है ये भी टाइम कंट्रोल है। इसका मतलब ये है कि जिस तरह वॉल्यूम कंट्रोल जो वेंटिलेटर्स होते थे, वॉल्यूम कंट्रोल जो वेंटिलेशन होती थी, इस तरह प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन जो है वो भी टाइम कंट्रोल है। इसका मतलब ये है कि जितना टाइम फिक्स्ड किया गया होता है कि इस टाइम के अंदर ये वॉल्यूम मिलनी है। वॉल्यूम वेंटिलेटर जब हम डिस्कस कर रहे थे तो एक ख़ास टाइम सेलेक्ट की जाती है कि इस टाइम के अंदर ये वॉल्यूम जो है इस पेशेंट को मिलनी है। तो इसी तरह यहाँ पे प्रेशर के लिए भी यही होता है कि ख़ास टाइम दी जाती हैं और उस टाइम के दौरान जो है वो प्रेशर मिल रही होती है। जिस तरह यहाँ पे हमने डिस्कस की कि देखिए लिखा है इन प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन ब्रीथिंग गैस फ्लोज अंडर कांस्टेंट प्रेशर इनटू द लंग्स ड्यूरिंग द सेलेक्टेड इंस्पायरेटरी टाइम। जो इंस्पायरेटरी टाइम सेलेक्ट की गई है तो उस दौरान क्या होता है कि ब्रीथिंग गैस जो है वो फ्लो होती हैं कांस्टेंट प्रेशर के साथ, जितना टाइम उसके लिए सिलेक्टेड है उस टाइम के अंदर। एडवांटेजेस ऑफ प्रेशर लिमिटेशंस आर रिडक्शन ऑफ पीक प्रेशर एंड देयरफॉर द रिस्क ऑफ बेरोट्रॉमा एंड ट्रेकियल इंजरी। क्यों हम प्रेशर को लिमिट करते हैं, मतलब क्यों उसके लिए ख़ास टाइम हम रखते हैं? वो इसलिए हम रखते हैं कि पीक प्रेशर जो है उसको हम रिड्यूस करें, कि ऐसा ना हो कि उसको हम अपनी मर्ज़ी पे छोड़ दे, टाइम फिक्स ना करें तो वो पीक प्रेशर तक चला जाए। और अगर पीक प्रेशर तक चला गया तो फिर बेरोट्रॉमा की यहाँ पे रिस्क है कि बेरोट्रॉमा हो सकती हैं, प्रेशर की ज़्यादा होने की वजह से लंग के टिश्यूज़ की इंजरी हो सकती हैं, ट्रेकियल इंजरी हो सकती हैं। और इसके अलावा वेंटिलेशन जो है इफ़ेक्टिव वेंटिलेशन हम करने के लिए प्रेशर को लिमिट करते हैं और गैस एक्सचेंज को इम्प्रूव करने के लिए। टाइडल वॉल्यूम वेरीज विद कंप्लियंस एंड एयरवे रेजिस्टेंस एंड मस्ट बी क्लोजली मॉनिटर्ड। ये बात मैंने आप लोगों को शुरू में समझाई कि यहाँ पे प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन के अंदर क्या किया जाता है कि जो टाइडल वॉल्यूम है वो इस चीज़ पे वेरी करती है कि कंप्लियंस कितना है लंग्स के अंदर और रेजिस्टेंस कितनी है, उसको देखते हुए
Sedation and the use of neuromuscular blocking agent are frequently indicated। जाहिर सी बात है क्योंकि प्रेशर कंट्रोल्ड वेंटिलेशन है जिसके अंदर पेशेंट के जो एफोर्ड्स हैं उनके ऊपर उनको लॉक आउट किया जाता है, कंट्रोल्ड होता है, तो इसीलिए सेडेशन एंड यूज़ ऑफ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट जो है वो फ्रिक्वेंटली इंडिकेटेड हैं, ताकि बिकॉज एनी पेशेंट वेंटिलेशन एसिंक्रोनी यूजुअली रिजल्ट इन प्रोफाउंड ड्रॉप्स इन सैचुरेशन। अब अगर ऐसा हो गया कि पेशेंट के एफोर्ट्स भी स्टार्ट हो गए और इन दोनों में वेंटिलेटर और पेशेंट के एफोर्ट्स में एसिंक्रोनी हो गई, फाइटिंग हो गई, तो इसकी वजह से सैचुरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर जाती है, क्योंकि इस टाइम पेशेंट के लंग्स जो है वो बहुत ज़्यादा कम्प्रोमाइज़ होते हैं। अगर पेशेंट जो एफोर्ट्स है वो स्टार्ट कर भी लेता है तो वो सही किस्म के एफोर्ट्स नहीं होते, इसकी वजह से ये होता है कि एसिंक्रोनी होती हैं और सैचुरेशन जो है वो ड्रॉप हो जाती हैं। इसीलिए यहाँ पे सेडेट किया जाता है पेशेंट को, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं। दिस इज़ स्पेशली ट्रू व्हेन इनवर्स रेशियो आर यूज्ड। द अननेचुरल feeling of this mood often require muscle relaxation to ensure patient ventilator synchrony। ये स्पेशली ट्रू उस टाइम होता है जब इन्वर्स रेशियो जो है वो यूज़ की जाती हैं। अब इन्वर्स रेशियो किसे कहा जाता है स्टूडेंट्स, तो ये नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। यहाँ पे आप बस समझ लें कि स्पेशली हम मसल रिलैक्सेंट उस टाइम देते हैं जब इन्वर्स रेशियो जो है वो हमने करनी होती है, पेशेंट को इन्वर्स रेशियो के ऊपर जब हमने छोड़नी होती है, क्योंकि इन्वर्स रेशियो जो है वो अननेचुरल है, ये नेचुरली जो होता है उसके ख़िलाफ़ है। मतलब ये कि अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की जो इंस्पायरेटरी एक्सपायरेटरी रेशियो जो है वो जब हम डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आप लोगों को वहाँ पे बता दी कि नेचुरली जो नॉर्मल ब्रीथिंग होती है इंसान की, तो उसमें ये होता है कि ज़्यादातर 1:2 का मतलब ये कि अगर ब्रीथिंग 6 सेकंड का है तो उसमें इंस्पायरेशन जो है वो 2 सेकंड लेगी और जो एक्सपायरेशन है वो 4 सेकंड लेगी, यानी जो एक्सपायरेशन की मुद्दत है, टाइम है, वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू इंस्पायरेशन। लेकिन यहाँ पे जब हम वेंटिलेटर के ऊपर पेशेंट को छोड़ते हैं, पीसीवी के ऊपर छोड़ते हैं, तो उस टाइम पेशेंट की हालत ठीक नहीं होती, तो इस वजह से बहुत सारे वजूहात हैं जो कि हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, उनकी वजह से हमने इंस्पायरेटरी जो फेज़ है उसके टाइम को बढ़ाना है एज़ कम्पेयर टू एक्सपायरेटरी फेज़। तो इसको हम कहते हैं इन्वर्स रेशियो। तो ये अननेचुरल होती है। अननेचुरल इसलिए कि ये पेशेंट की नॉर्मल जो हालत में जो ब्रीथिंग होती हैं जिसमें एक्सपायरेशन के फेज़ का टाइम ज़्यादा होता है उसके बरअक्स होती हैं, इसीलिए इसको कहा जा रहा है कि ये अननेचुरल होती हैं। तो अगर हम इन्वर्स रेशियो कर रहे हैं तो उस टाइम हमने पेशेंट के एफर्ट्स को बिल्कुल ख़त्म करने होंगे। क्यों? क्योंकि हम अगर इन्वर्स रेशियो पे काम चला रहे हैं और पेशेंट जो है वो जो नॉर्मली जो रेशियो होती है जिसमें एक्सहेलेशन ज़्यादा होती हैं उस रेशियो पे काम स्टार्ट करें तो वो एसिंक्रोनी होगी। तो इसीलिए हम पेशेंट के एफर्ट्स को ख़त्म करके मशीन के ऊपर छोड़ देते हैं। अब देखें, इन्वर्स रेशियो वेंटिलेशन IRV मोड reverses this ratio so that inspiratory time is equal or longer than expiratory time। जो नॉर्मल पेशेंट की जो इंस्पायरेटरी एक्सपायरेटरी रेशो होती हैं उसको इन्वर्स रेशो वेंटिलेशन जो है वो रिवर्स कर देती हैं, उसके बरअक्स होती हैं। इसमें इंस्पायरेटरी टाइम या तो इक्वल होती है एक्सपायरेटरी टाइम के या फिर उससे लॉन्गर होती हैं, जैसा कि या तो 1:1 होती हैं या फिर 4:1 होती है, यानी इंस्पायरेटरी टाइम जो है वो ज़्यादा होता है। ये क्यों होता है? इन्वर्स इंस्पायरेटरी एक्सपायरेटरी रेशो आर यूज्ड इन कंजंक्शन विद प्रेशर कंट्रोल टू इम्प्रूव ऑक्सीजनेशन को इम्प्रूव करने के लिए। और ये किस तरीके से ऑक्सीजनेशन को इम्प्रूव करती हैं? तो जो स्टिफ अल्व्यूलाई है उसको एक्सपेंड करती हैं। इंस्पायरेटरी टाइम जब ज़्यादा होता है तो स्टिफ अल्व्यूलाई जो है वो एकदम से वो जो है वो एक्सपेंड हो जाते हैं, क्योंकि बाय यूजिंग लॉन्गर डिस्टेंडिंग टाइम, क्योंकि अब इंस्पायरेटरी फेज़ हमने ज़्यादा किया है तो उनके डिस्टेंशन के लिए टाइम उनको ज़्यादा मिल रही है। डियर बाय प्रोवाइडिंग मोर अपॉर्चुनिटी फॉर गैस एक्सचेंज के लिए भी मोर अपॉर्चुनिटी मिल जाती हैं और अल्व्यूलर कोलैप्स जो है वो भी प्रिवेंट हो जाती हैं। एज एक्सपायरेटरी टाइम इज़ डिक्रीज्ड
क्योंकि यहाँ पे एक्सपायरेटरी टाइम को हमने डिक्रीज़ किया है, हमने इन्वर्स रेशो इस्तेमाल किया। इन्वर्स रेशो को इस्तेमाल करते हुए नॉर्मली जो एक्सपायरेटरी टाइम ज़्यादा होती है नॉर्मल ब्रीथिंग में, उसको अभी हमने कम कर दिया है एज़ कम्पेयर टू इंस्पायरेटरी टाइम। तो इसीलिए वन मस्ट मॉनिटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन और आटोपीप। तो इसमें अब नर्स का काम यह है कि उसने मॉनिटर करना है कि कहीं हाइपर इन्फ्लेशन ना हो, बहुत ज़्यादा इंस्पायरेटरी टाइम में बहुत ज़्यादा प्रेशर अंदर चला जाए और बहुत ज़्यादा हाइपर इन्फ्लेशन ना हो लंग्स की, और आटोपीप ना हो। आटोपीप किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? आटोपीप आप लोगों को तो पता है ना कि अभी हमने डिटेल से डिस्कस की कि पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर। पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर ऑटोमेटिकली तब होती है जब इनकम्प्लीट एक्सहेलेशन होती हैं या फिर जो एक्सहेलेशन की टाइमिंग है वो कम होती हैं। तो उस टाइम अब मैकेनिकल वेंटिलेशन के दौरान अगर हमने यहाँ पे टाइम को डिक्रीज़ कर दिया है एक्सपायरेशन का, तो मतलब ये है कि इनकम्प्लीट एक्सहेलेशन जो है वो हो सकती है। तो इस टाइम एक्सपायरेटरी टाइम के इनसफिशेंट होने की वजह से क्या होता है कि प्रेशर जो है वो लंग्स के अंदर बिल्डअप होने लगती है ऑटोमेटिकली। एंड ऑफ एक्सपायरेशन जब होती हैं तो उस टाइम ऑटोमेटिकली प्रेशर जो है वो लंग्स के अंदर बिल्डअप होने लगती हैं, जिसकी वजह से नेक्स्ट जो ब्रीथ है उसको इनिशिएट करने में प्रॉब्लम होगी, बहुत डिफ़िकल्टी होगी। इसीलिए इसको जल्दी से डिटेक्ट करना, आटोपीप को जल्दी से डिटेक्ट करना और मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होता है ताकि लंग्स इंजरी को बचाया जा सके और ऑप्टिमम वेंटिलेशन जो है उसको मेंटेन रखा जा सके। तो आटोपीप से पेशेंट को बचाना है। और आटोपीप का ख़तरा कब होता है? जब हम इन्वर्स रेशो करते हैं, एक्सपायरेटरी टाइम को हम डिक्रीज़ करते हैं। ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है, MCQs में ये चीज़ें आप लोगों से पूछी जा सकती हैं। रीजनल अल्व्यूलर ओवर डिस्टेंशन, रीजनल या जो मेन अल्व्यूलाई हैं लंग्स के अंदर, तो उनकी ओवर डिस्टेंशन हो सकती है इसकी वजह से, हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से, जब हम इंस्पायरेटरी टाइम को ज़्यादा कर देते हैं। बेरोट्रामा भी हो सकती हैं। तो इन चीज़ों का हमने ख्याल करना है। अगर एक्सेसिव टोटल पीप हो गया तो फिर बेरोट्रामा जो है वो हो सकती हैं एक्सेसिव टोटल पीप की वजह से। When the PCV mode is used, the mean airway and इंट्राथोरेसिक प्रेशर राइज। अब देखें कि मीन एयरवे प्रेशर और इंट्राथोरेसिक प्रेशर जो है वो ज़्यादा होती है जब हम PCV मोड जो है वो यूज़ करते हैं। तो इसकी वजह से कार्डियक आउटपुट और ऑक्सीजन डिलीवरी जो है वो भी डिक्रीज़ हो सकते हैं। इसीलिए पेशेंट की हेमोडायनेमिक स्टेटस जो है उसको भी क्लोजली मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब MCQs में आप लोगों से ये बात पूछी जा सकती है कि जब कौन सा मोड ऐसा है जो जब हम यूज़ कर रहे होते हैं तो उस दौरान हीमोडायनेमिक स्टेटस को क्लोजली मॉनिटर करना ज़रूरी होता है। तो ये आप लोगों को याद हो कि ये PCV मोड है, क्योंकि इंट्राथोरेसिक प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से कार्डियक आउटपुट और ऑक्सीजन डिलीवरी जो है वो डिक्रीज़ हो जाते हैं। इस वजह से हीमोडायनेमिक स्टेटस को मॉनिटर करना लाजमी होता है। यूज टू लिमिट प्लेटो प्रेशर डेट कैन कॉज बेरोट्रामा एंड सीवियर ARDS। अब जो प्लेटो प्रेशर होता है उसको यहाँ पे लिमिट करना। प्लेटो प्रेशर किसे कहते हैं? ये वो प्रेशर होता है जो कि एयरवेज के अंदर और अल्व्यूलाई के अंदर होती हैं जब एक इंस्पायरेटरी पास जो है वो होती है। इंस्पायरेटरी पास के दौरान लंग्स के अंदर जो एयरवेज होते हैं और विलाई होते हैं वहाँ पे जो प्रेशर होती हैं, तो उस प्रेशर को हम कहते हैं प्लेटो प्रेशर। अब ये प्लेटो प्रेशर जो है ये मैकेनिकल वेंटिलेशन के दौरान होती है। जब हम मैकेनिकल वेंटिलेशन पे हम छोड़ देते हैं और मैकेनिकल वेंटिलेशन इनिशिएट की जा रही है, तो उस टाइम जब मैकेनिकल वेंटिलेशन को पास किया जाता है इंस्पायरेटरी जो फेज़ है उसको जब हम पास करते हैं इंस्पायरेटरी फेज़ को, तो उस टाइम एयरवेज के अंदर और अलविलाई के अंदर जो प्रेशर रहती हैं उसको हम कहते हैं प्लेटो प्रेशर। अब ये प्रेशर जो है ये अल्व्यूलाई और जो डिस्टल एयरवेज हैं तो उन एयरवेज को इन्फ्लेट करने के लिए ये प्रेशर जो है वहाँ पे मौजूद होती हैं। और इसके अलावा भी वहाँ पे प्रेशर मौजूद होती हैं। कौन सी प्रेशर मौजूद होती है? वो प्रेशर जो कि एयरवे रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए दी जाती हैं, तो वो प्रेशर भी मौजूद है। साथ में ये वाला जो प्लेटो प्रेशर है ये भी वहाँ पे जो है वो बिल्डअप हो गया, और जब ये वहाँ पे बिल्डअप हो गया साथ में वो रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए प्रेशर वो भी मौजूद है, तो इस टाइम बेरोट्रामा जो है वो हो सकती हैं और एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकती हैं। तो इसीलिए इसको लिमिट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसको वेंटिलेटर के ऊपर लिमिट किया जा सकता है, तो इसका ख्याल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड वन है प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन, यानी ये सेकंड वन है।
फर्स्ट तो हमने पढ़ लिया जो बिल्कुल वो कंट्रोल मोड है, कंट्रोल मोड जिसके अंदर कंटिन्यूस मैंडेटरी वेंटिलेशन है, ये हमने डिस्कस की थी। उसके बाद हमने जो आप लोगों के स्लाइड्स के अंदर ये नंबरिंग थोड़ा गलत दी गई है, यहाँ पे हमने स्टार्ट किया है प्रेशर के जो मूड्स होते हैं वो। तो प्रेशर का फर्स्ट मूड जो होता है वो पीसीवी होता है, प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन। फिर इसके बाद प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन जो है ये सेकेंड वन है। लिखा है द पेशेंट ब्रीथ स्पॉन्टेनियसली वाइल द वेंटिलेटर अप्लाई ए प्री डिटर्मिन्ड अमाउंट ऑफ पॉजिटिव प्रेशर टू द एयरवे अपॉन इंस्पायरेशन। यहाँ पे क्या किया जाता है, पेशेंट स्पॉन्टेनियसली ब्रीथिंग कर रहा होता है और साथ में वेंटिलेटर उसकी असिस्टिंग करता है, प्री डिटर्मिन्ड अमाउंट ऑफ पॉजिटिव प्रेशर जो है वो प्रोवाइड करती हैं। प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन augment patient spontaneous breath with positive pressure boost during inspiration, जैसा कि assisting each spontaneous inspiration। अब इसका मतलब ये है कि पेशेंट सपोर्ट वेंटिलेशन जो है, प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन ऑगमेंट पेशेंट स्पॉन्टेनियस ब्रीथ। ऑगमेंट मीन्स इनहेंस। क्या करती हैं प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन, पेशेंट के खुद के जो स्पॉन्टेनियस ब्रीथ्स होते हैं उसको इन्हांस करती हैं, उसकी मदद करते हुए उसको प्रेशर जो पॉजिटिव प्रेशर है वो उसको प्रोवाइड करती हैं और इस तरह उसकी जो इंस्पायरेशन है वो बूस्ट होती हैं, उसको मदद मिलती है स्पॉन्टेनियस इंस्पायरेशन करते वक्त। हेल्प टू ओवरकम एयरवे रेजिस्टेंस एंड रिड्यूसिंग द वर्क ऑफ ब्रीथिंग। प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन की वजह से एयरवे रेजिस्टेंस ओवरकम हो जाती हैं और साथ में जो पेशेंट की वर्क ऑफ ब्रीथिंग है वो रिड्यूस हो जाती है और कंफर्ट उसको मिल जाती हैं। इंडिकेटेड फॉर पेशेंट विद स्मॉल स्पॉन्टेनियस टाइडल वॉल्यूम एंड डिफ़िकल्ट टू वीन पेशेंट। ये उन पेशेंट के लिए इंडिकेटेड है जिनका स्पॉन्टेनियस टाइडल वॉल्यूम कम होता है। स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग तो वो कर रहे होते हैं लेकिन टाइडल वॉल्यूम उनका कम होता है, तो इसीलिए यहाँ पे टाइडल वॉल्यूम को इंक्रीज़ करने के लिए उसको पॉजिटिव प्रेशर जो है वो चाहिए होती हैं, तो उस टाइम हम उसको इस पे छोड़ देते हैं इस वेंटिलेटर के ऊपर। और वो पेशेंट जो डिफ़िकल्ट टू वीन है, जिनकी जल्दी से वीनिंग नहीं हो सकती, तो उनको पहले हम प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन के ऊपर रखते हैं। पेशेंट मस्ट इनिशिएट ऑल प्रेशर सपोर्ट ब्रीथ्स। अब यहाँ पे मसला ये है, बात ये है, फ़र्क ये है कि पेशेंट को सारे जो ब्रीथ्स हैं उनको इनिशिएट पेशेंट ने करना है, फिर मशीन उसकी यहाँ पे क्या करता है, सपोर्ट उसको करता है, उसकी असिस्टिंग करता है। प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन में बी combined with other modes such as synchronized mode are used alone for spontaneously breathing patient। spontaneously breathing patient है तो उसके लिए या सिर्फ यही alonely यूज़ की जाती हैं या फिर synchronized के साथ साथ भी यूज़ की जा सकती हैं। The patient efforts determine the rate, inspiratory flow and tidal volume। पेशेंट के efforts जो है वो डिटरमिन करती हैं कि रेट जो है वो कितना हो, फ्लो कितना हो, टाइडल वॉल्यूम कितना हो। प्रेशर के एफोर्ट को देखते हुए उस पर मशीन एड करता है। कुछ हद तक पेशेंट के हो गए तो अगर पेशेंट का एफोर्ट जो है वो कम है तो ज़्यादा मशीन ने ऐड करना होगा, अगर पेशेंट के एफोर्ट ज़्यादा है तो थोड़ा बहुत मशीन ने ऐड करना होगा। इन प्रेशर सपोर्ट मोड द इंस्पायर्ड टाइडल वॉल्यूम एंड द रेस्पिरेटरी रेट मस्ट बी मॉनिटर्ड क्लोजली टू डिटेक्ट चेंजेस इन लंग कॉम्प्लियंस। इट इज़ ए मोड यूज प्राइमरीली फॉर वीनिंग फ्रॉम मैकेनिकल वेंटिलेशन। अब आप लोगों से पूछा जा रहा है अगर MCQs में कि कौन सा मोड जो है वो ज़्यादातर मैकेनिकल वेंटिलेशन से वीनिंग के लिए यूज़ की जाती हैं प्राइमरीली, तो आप लोगों को याद हो ये PSV है। इसके बाद कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, CPAP की बात आ गई। कांस्टेंट पॉजिटिव एयरवे प्रेशर ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग के, इसमें पेशेंट जो है वो स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग कर रहा होता है लेकिन उसको कांस्टेंट पॉजिटिव एयरवे प्रेशर जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं। CPAP allows the nurse to observe the ability of the patient to breathe spontaneously while still on the ventilator। CPAP जो है वो इस चीज़ को अलाउ करती है कि CPAP लगा के फिर नर्स जो है वो ऑब्ज़र्व करती है कि पेशेंट में कितना एबिलिटी है स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग करने की। उस टाइम वो वेंटिलेटर पे ही होता है लेकिन उसको सिर्फ यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं, इसके अलावा ब्रीथिंग उसके स्पॉन्टेनियस होते हैं। CPAP में भी यूज फॉर इंट्यूबेटेड एंड नॉन इंट्यूबेटेड पेशेंट। देखिए इंट्यूबेटेड पेशेंट के लिए भी CPAP यूज़ की जा सकती है और नॉन इंट्यूबेटेड के लिए भी CPAP यूज़ की जाती है, यानी नॉन इन्वेसिव भी है। इट मे बी यूज एज ए वीनिंग मूड, ये भी एज ए वीनिंग मूड यूज़ किया जा सकता है फॉर नॉक्टर्नल वेंटिलेशन, नेजल और मास्क CPAP। नॉक्टर्नल वेंटिलेशन जो है स्टूडेंट्स, अब ये
हम उसको कहते हैं कि जिसमें हम मैकेनिकल वेंटिलेशन प्रोवाइड करते हैं उन पेशेंट्स को जो कि जिनको प्रॉब्लम होती है नाइट टाइम में, और जब वो लोग सो रहे होते हैं तो सोते हुए उनको ब्रीथिंग एपनिया होती है या इस तरह का कोई मसला होता है कि जिसमें हमने मैकेनिकल वेंटिलेशन सिर्फ नाइट के टाइम उनको प्रोवाइड करनी होती हैं। स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं डिफरेंट, जिसकी वजह से उनको वाइल ड्यूरिंग स्लीप जो है वो वेंटिलेशन प्रोवाइड करना ज़रूरी होता है। तो उस टाइम हम ये जो सीपेप है यूज़ कर सकते हैं, नेज़ल या मास्क सीपेप हम उस टाइम यूज़ कर सकते हैं। और ज़्यादातर उन पेशेंट्स के लिए जिनको रिस्पायरेटरी कंडीशंस जैसा कि स्लीप एपनिया हो गया, न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ कोई हो गए या क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ हो गए, तो इनके लिए जिनको ड्यूरिंग स्लीप जो है वो ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी एक्सपीरियंस होती हैं, तो उस टाइम ताकि उनकी स्लीप की क्वालिटी भी बेहतर हो और सिम्टम्स जो है वो एलिविएट हो सके और इस बात को इंश्योर किया जा सके कि वेंटिलेशन जो है थ्रू आउट द नाइट एडिक्वेट चल रही हो। तो ये सीपेप के थ्रू भी हम कर सकते हैं, बाईपेप के थ्रू भी हम कर सकते हैं। सीपेप के थ्रू जब हम करते हैं तो नेज़ल सीपेप के थ्रू भी कर सकते हैं और मास्क सीपेप के थ्रू भी कर सकते हैं। अब ये जो नेज़ल सीपेप हैं, तो नेज़ल सीपेप में या तो छोटा सा मास्क होता है या नेज़ल प्रोंग्स होते हैं जिनको सिर्फ नोज़ के ऊपर हम रखते हैं और कंटिन्यूस फ्लो ऑफ प्रेशराइज्ड एयर जो है वो नोस्ट्रिल्स के थ्रू हम डायरेक्टली दे रहे होते हैं। नेज़ल सीपेप जो है ये अक्सर उन इंडिविजुअल्स के लिए यूज़ की जाती हैं जिनको ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी जैसा कि ख़ास करके स्लीप एपनिया हो या ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो, तो उस टाइम ये ज़्यादातर मतलब इतना ज़्यादा अगर ज़रूरत हो तो फिर हम मास्क पे ले जाते हैं, मास्क सीपेप पे। अगर कम ज़रूरत है, अगर बहुत ज़्यादा मसला नहीं है, तो उस टाइम हम नेज़ल पे छोड़ देते हैं। और जहाँ हम बात करते हैं मास्क सीपेप की, तो उसमें मास्क हम यूज़ करते हैं। नेज़ल प्रोंग की जगह लार्जर मास्क होती हैं जो कि नोज़ के ऊपर भी और माउथ के ऊपर भी आती हैं, और उसके थ्रू हम नेज़ल और ओरल दोनों एयरवे के थ्रू प्रेशराइज्ड एयर जो है वो दे रहे होते हैं पेशेंट को। और ये ज़्यादातर उन पेशेंट के लिए रिक्वायर होती हैं जिनको हाई लेवल ऑफ एयरवे प्रेशर जो है वो चाहिए होती हैं ड्यूरिंग स्लीप, तो इसीलिए। और दूसरी बात ये कि मास्क सीपेप जो है वो उस टाइम भी ज़रूरी होती हैं उन लोगों के लिए जो नेज़ल सीपेप है उसके ऊपर वो उनको सही तरीके से सील नहीं हो रही होती हैं या एडिशनल सपोर्ट उनको चाहिए होती हैं, तो उस टाइम। अब इसके बाद है पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर। पीप के बारे में लिखा है पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर। पॉजिटिव प्रेशर अप्लाइड एट द एंड ऑफ द एक्सपायरेशन ड्यूरिंग मैंडेटरी और वेंटिलेटर ब्रीथ। वेंटिलेटर के जो ब्रीथ्स है, मैंडेटरी ब्रीथ्स है, उस टाइम पॉजिटिव प्रेशर जो है वो एंड ऑफ एक्सपायरेशन उस टाइम प्रोवाइड की जाती है, तो उसको हम पीप कहते हैं। पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर विद पॉजिटिव प्रेशर यानी मशीन ब्रीथ्स जो है पॉजिटिव प्रेशर वाले, उसके साथ साथ पॉजिटिव एंड प्रेशर भी प्रोवाइड जब हम करते हैं तो वो पॉजिटिव एक्सपायरेटरी एंड प्रेशर होती हैं। अब देख ले स्टूडेंट्स सीपेप और पीप के यूजेस, कहाँ पे हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो एटिलेक्टेसिस जो लंग्स की कोलेप्स हैं या अल्वियोलाइज की, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। एटिलेक्टेसिस को ट्रीट करने के लिए या कोलेप्स ऑफ अल्वियोलाई जो है उसको ट्रीट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। गैस एक्सचेंज और ऑक्सीजनेशन को इम्प्रूव करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। रिफ्रैक्टरी हाइपोक्सीमिया जो है उसको ट्रीट करने के लिए। रिफ्रैक्टरी हाइपोक्सीमिया जो है स्टूडेंट्स ये वो होती हैं, वो हाइपोक्सीमिया होती हैं कि जिसमें हम कंटिन्यूसली हम उसको ऑक्सीजन दे रहे होते हैं लेकिन फिर भी वो काम नहीं कर रहा। यानी रिफ्रैक्टरी हाइपोक्सीमिया के होने का मतलब ये है कि हमने फॉर एग्ज़ाम्पल 15 लीटर पे हमने स्टार्ट किया है ऑक्सीजन, लेकिन कोई रिस्पॉन्स हमें नहीं मिल रहा, कोई भी रिस्पॉन्स हमें नहीं मिल रहा। अब क्योंकि हमने 15 लीटर O2 हमने अगर स्टार्ट की है तो चांस है कि यहाँ पे ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी हो सकती हैं। तो इस टाइम सीपेप और पीप जब हम यूज़ करते हैं तो इसकी वजह से बेटर गैस एक्सचेंज हो सकती हैं अल्वियोलाई के थ्रू। सीपेप जो है वो कंटिन्यूस कांस्टेंट प्रेशर जब देती हैं और पीप जो है वो एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर जब देती हैं, तो उस टाइम ऐसा हो सकता है कि हाइपोक्सीमिया, ये जो रिफ्रैक्टरी हाइपोक्सीमिया है, ये ट्रीट हो सके, परफ्यूजन जो है वो कुछ बेहतर हो सके और ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी से जो है वो इंसान बच सके। तो इसे लिखा है कि ट्रीट हाइपोक्सीमिया रिफ्रैक्टरी टू ऑक्सीजन थेरेपी, प्रिवेंट ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी। ट्रीट पल्मोनरी एडिमा को ट्रीट करने के लिए भी यूज़ की जा सकती है सीपेप और पीप, यानी प्रेशर हेल्प एक्सपल्जन ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द
एल्वियोलाई। जब हम प्रेशर देते हैं कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर या फिर पॉजिटिव एक्सपायरेटरी एंड प्रेशर, तो इसकी वजह से जो फ्लूइड्स होते हैं एल्वियोलाई से वो एक्सपल्शन उनकी फ्लूइड की हो सकती हैं। अब देखिए नॉन इन्वेसिव बाईलेटरल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर या बाईलेवल या बाईलेटरल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर वेंटिलेशन बाय पेप जो है। BiPAP is a non-invasive form of mechanical ventilation provided by means of a nasal mask or nasal prong or a full face mask, या full face mask के थ्रू या nasal mask के थ्रू या nasal prongs के थ्रू हम BiPAP जो है वो पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। The system allows the clinician to select 2 level of positive pressure support। वही बात कि इसमें हम 2 level of positive pressure support जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, IPAP और EPAP। और IPAP जो है वो इंस्पायरेटरी जो प्रेशर होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, हायर होती हैं, और जो एक्सपायरेटरी प्रेशर होती हैं वो लोअर होती हैं। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, MCQs में आप लोगों से पूछी जा सकती हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, तो अब जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है तो वो कॉमन वेंटिलेटर सेटिंग पैरामीटर्स हैं। ये हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो जितने भी मोड्स ऑफ वेंटिलेशन है ये कवर हो चुकी हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ आ गई हैं, आप कोई कन्फ्यूजन नहीं है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल लें। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब इससे आगे इसको कंटिन्यू करूँगी तो आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।